कल्पना कीजिए कि एक साधारण मछली पकड़ने वाली नाव अरब सागर के गहरे पानी में तैर रही है। केरल के शांत समुद्र में एक भयावह रहस्य छिपा हुआ था। जब भारतीय तटरक्षक बल नाव पर चढ़े तो नीचे का दृश्य इतना घिनौना था कि सभी के मुंह खुले रह गए। नाव के अंदर एक दूसरे के ऊपर ठूस कर रखे गए 33 शव थे। वे कौन थे? वे वहां कैसे पहुंचे? इस सीमा पर क्या भयावह सच्चाई छिपाई जा रही थी? एक खौफनाक कहानी जो हर आंख को खोल देगी। अगस्त की सुबह कोच्चि के तट पर अरब सागर का पानी शांत था। मानसून की नम हवा हर चीज को चीर रही थी। दूर मछली पकड़ने वाली नावें अपने तट पर आ रही थीं। सुबह की खामोशी में एक पुरानी धोखेबाज नाव अजीब तरह से डगमगा रही थी। नीले रंग की पपड़ीदार नाव पंजीकरण संख्या लगभग मिट गई थी। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। बस एक और मछली पकड़ने वाली नाव जो अपने कैच को तट पर ले जा रही है। लेकिन भारतीय तटरक्षक बल की एक नाव के लिए, जो रात में एक नियमित जांच कर रही थी, इस नाव में कुछ भी सामान्य नहीं था। नाव के कप्तान रवि नाम के एक पतले, बेचैन आदमी ने अपने चेहरे पर स्पॉटलाइट चमकते ही घबराहट का प्रदर्शन किया। उसकी भौहों से पसीना टपक रहा था, फिर भी रात का तापमान अभी भी ठंडा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और वह स्पष्ट रूप से परेशान था। बस जमी हुई मछली, सर, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें इसे जल्दी से बाजार में ले जाना होगा या यह खराब हो जाएगा। उसने नाव के निचले डेक की ओर इशारा किया। लेकिन तटरक्षक बलों का लंबा अनुभव उन्हें बताता है कि कुछ गड़बड़ है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाव के कार्गो होल्ड को खोलने का इशारा किया। रवि ने विरोध करने की कोशिश की। कृपया इसे मत खोलो, सर, मछलियां खराब हो सकती हैं। उसने भीख मांगी। लेकिन निर्णय पहले ही हो चुका था। दो तटरक्षक नाविक डेक पर चढ़ गए और जंग लगे लोहे की कुंडी को ऊपर खींच लिया। अचानक बर्फीली हवा का एक झोंका बह गया, जिससे उनकी त्वचा में झुनझुनी होने लगी। लेकिन यह केवल ठंड नहीं थी जिसने उनके खून को जमा दिया। अंधेरे से एक परिचित दुर्गंध, भारी और घुटन आ रही थी। यह मछली की गंध नहीं थी, यह मौत की गंध थी। एक फ्लैशलाइट जलाई गई। नीचे डेक पर ठंडी धुंध काटना, सफेद रोशनी 33 मानव शरीरों के ढेर पर उतरी, जो एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए। उनके चेहरे मोमी और पीले थे। कुछ की आंखें कसकर बंद थीं, अन्य खुले हुए थे, आधे आतंकित, जैसे वे चीखना चाहते हों लेकिन अवसर कभी नहीं मिला। उनके शरीर पतले थे और उनके हल्के कपड़े ठंड के तापमान से चिपके हुए थे। कुछ तटरक्षक नाविकों ने तुरंत उल्टी से लड़ने के लिए अपने मुंह और नाक ढक लिए। दूसरे बस खड़े रहे, कांपते हाथों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक भयावह चुप्पी फैल गई। केवल लहरों की कोमल दुर्घटना बनी रही, जैसे वे इस नग्न त्रासदी पर शोक कर रहे हों जो अभी सामने आई थी। उस रात कोच्चि बंदरगाह अब मछुआरों के लिए सिर्फ एक ठिकाना नहीं रहा। यह भारत में सबसे भयावह मानव त्रासदी में से एक का मौन गवाह बन गया। यह कोई नियमित गश्त नहीं थी। यह एक विशाल जांच की शुरुआत थी जो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क को उजागर करेगी। अधिकारियों ने तुरंत आपातकाल का संकेत दिया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई, जहाजों को डॉक करने का आदेश दिया गया और खबर नई दिल्ली भेज दी गई। अधिकारियों के सख्त चेहरे पर एक क्रोध था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वे कौन थे? नाव के फ्रीजरों में ठिठुरते, बिना हवा के पड़े 33 जीवन। वे कहां से आए थे? उन्हें मौत के इस रास्ते पर क्यों ले जाया गया? सवाल हवा में लटक रहे थे, कोच्चि के आकाश को कवर करने वाली रात की कोहरे की तरह। अभी तक कोई जवाब नहीं थे, केवल बंदरगाह को घेरने वाली भयानक चुप्पी। लेकिन एक बात निश्चित थी, यह त्रासदी अंत नहीं थी। यह मानव तस्करी की छायादार दुनिया के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए समय के खिलाफ एक लंबा पीछा करने की शुरुआत थी। यदि उस रात कोच्चि बंदरगाह मौन था, लेकिन फिर भी वजनदार था, तो पुरानी धोखेबाज नाव को कसकर बांध दिया गया था। सशस्त्र अधिकारियों ने गार्ड की भूमिका निभाई। नाव के चारों ओर पीले रंग का रिबन एक चक्र बना रहा था, जैसे यह कहना हो कि नाव अब सिर्फ एक मछली पकड़ने का उपकरण नहीं है, यह त्रासदी का दृश्य है। फोरेंसिक टीम चेहरे पर गंभीर भाव लिए, बॉडी बैग, दस्ताने और कैमरों के साथ पहुंची। समुद्र की खारी गंध नाव के कार्गो होल्ड से तेज दुर्गंध के साथ मिली हुई है। हवा इतनी गाढ़ी लग रही थी कि किसी को भी बंदरगाह पर रहना थोड़ा सा सांस लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक एक करके शव निकाले गए। उन्हें बंदरगाह के फर्श पर बिछाई गई सफेद शीट पर रखा गया था। 33 जीवन अब शांत पड़े। उनके चेहरे अभी भी युवा थे। कुछ छात्र जो अभी अपना जीवन शुरू कर रहे थे। कपड़े साधारण थे, पतली टी शर्ट,
सस्ते ट्राउजर, पुराने जूते, उनकी यात्रा के आखिरी अवशेष। एक मेडिकल परीक्षक छोटी फ्लैशलाइट से जांच करने के लिए नीचे गिरा। उनमें से बहुतों का वजन कम है। कुपोषण के संकेत। कुछ पुराने खरोंच और घाव भी हैं। वह बड़बड़ाया। उसके सहयोगी ने धीरे से सिर हिलाया। वे जानते थे कि फ्रीजर की ठंड केवल अंत थी। उससे पहले इन युवा लोगों को लंबे समय तक पीड़ा सहनी पड़ी थी। अधिकारियों ने एक कैमरे से दस्तावेज बनाया। प्रत्येक शटर क्लिक खामोशी में कोई करकरी स्पष्ट रूप से बचता है। कुछ युवा अधिकारी दूर देखने के लिए मुड़ गए, लंबे समय तक देखने में असमर्थ, जबकि अन्य ने चुपके से अपनी आंखों के कोनों में भरे आंसुओं को पोंछ लिया। बंदरगाह के कोने में एक मछुआरे की पत्नी भागकर अंदर आई, यह खबर सुनकर कि कई शव मिले हैं। आंखों से आंसू टपकते हुए उसने एक एक करके सफेद चादरों पर देखा। अचानक वह सिसकने लगी। वह टी शर्ट, वह मेरे बेटे की तरह दिखती है। वह हाँफने लगी। उसका शरीर इतना बेढंग है कि पड़ोसियों को उसे सहारा देना पड़ा। कोई निश्चितता नहीं थी, लेकिन एक मां का डर इस पहले से ही उदास दृश्य में दुहा की एक और परत जोड़ने के लिए पर्याप्त था। उसी समय रवि, नाव का कप्तान, स्टील की कुर्सी पर बंधा बैठा था। पास के एक छोटे से द्वीप का एक बूढ़ा मछुआरा, वह लंबे समय से साहूकारों का हणी था। जब किसी ने उसे जमे हुए मछली ले जाने के लिए काम करने की पेशकश की, जिसके लिए उसे 70,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। लेकिन अब उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसका शरीर कांप रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कसम खाता हूं, मुझे बस नाव चलाने का आदेश दिया गया था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लगातार ठंड पसीना टपक रहा था और वह सीधे देखने से इनकार कर रहा था। यह सब बता रहा था कि वह अपनी अज्ञानता से अधिक छुपा रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी सीधे उसकी ओर देख रहा था। अगर यह सिर्फ मछली है, तो हमें कार्गो होल्ड खोलते देख तुम इतने डरे हुए क्यों थे? अधिकारी ने पूछा। रवि चुप रहा, अपने होंठ काट रहा था, अब और नहीं बोल रहा था। लगभग पूरी रात फॉरेंसिक टीम ने बिना रुके काम किया। उन्होंने प्रत्येक शरीर को गिना, शारीरिक विशेषताओं को नोट किया, चेहरे की तस्वीरें खींची और एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की। बंदरगाह एक खुला मुर्दाघर बन गया। पीली रोशनी समुद्र के पानी पर प्रतिबिंब डाल रही थी। सारी अराजकता के बीच छोटी खोज एक चमकती रोशनी में बदल गई। एक पीड़ित की पैंट की जेब में अधिकारियों को एक छोटी प्लास्टिक की थैली मिली, जिसमें कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा था। खुलने पर यह एक साधारण रोजगार अनुबंध निकला, जिसके ऊपर एक फीका लोगो था, स्टार्स इंडिया एजेंसी। सामग्री उच्च वेतन, मुफ्त आवास और रोमांचक विदेशी नौकरियों का वादा करती थी। गायक, नर्तक, मनोरंजनकर्ता, लेकिन कोई स्पष्ट पता नहीं था। केवल एक फोन नंबर और एक हस्ताक्षर, जो बहुत जल्दबाजी में नकली लग रहा था। अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह कागज का टुकड़ा पूरी बात का सुराग हो सकता है। सबूत जल्दी से एकत्र किए गए और अच्छी तरह से सील कर दिए गए। आपातकालीन रिपोर्टें छापी गईं और मिनटों के भीतर खबर सीधे नई दिल्ली भेज दी गई। राजधानी में उच्च पदस्थ अधिकारियों को स्तब्ध करने वाली खबर मिली। 33 भारतीय एक नाव पर मृत पाए गए। स्टार्स इंडिया एजेंसी के साथ एक नकली रोजगार नेटवर्क का संकेत देने वाले सबूतों के साथ कोच्चि में। उस रात कोच्चि बंदरगाह में वहां मौजूद हर कोई जानता था कि यह त्रासदी अंत नहीं है, यह एक बड़े पैमाने पर जांच की शुरुआत है। नई दिल्ली ने स्टार्स इंडिया के पीछे कौन है, यह उजागर करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स स्थापित करने का आदेश दिया और उस कुरकुरे कागज के टुकड़े से मानव तस्करी के अंधेरे रहस्य के लिए एक लंबी यात्रा शुरू हुई। कोच्चि में 33 पीड़ितों की खोज के बाद अगली सुबह केरल में आकाश हल्का कोहरे से ढका रहा। आपातकालीन रिपोर्ट तेजी से तैयार की गई, जिसमें पीड़ितों की तस्वीरें, स्टार्स इंडिया एजेंसी के फीके लोगों वाला रोजगार अनुबंध और रवि का प्रारंभिक बयान शामिल था। सब कुछ जितनी जल्दी हो सके नई दिल्ली भेज दिया गया। कई घंटों बाद नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो के परिसर का माहौल सामान्य से अलग था। घड़ी में दोपहर के करीब का समय दिखा रहा था, लेकिन सम्मेलन कक्ष प्रमुख अधिकारियों से भरा हुआ था। स्क्रीन पर बंदरगाह की तस्वीरें, युवाओं के निश्चल शरीर और पुराना अनुबंध पेपर दिखाया जा रहा था। कमरे का माहौल शांत था। इंस्पेक्टर अशोक खड़े थे सबसे आगे। उनका चेहरा सख्त था। कड़े लहजे में उन्होंने कहा, यह साधारण समुद्री दुर्घटना नहीं है। उनकी राय में कोच्चि में जो हुआ वह एक क्रूर मानव तस्करी नेटवर्क का स्पष्ट प्रमाण है, जो युवा भारतीयों को सामान की तरह मानता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। फिर उन्होंने स्क्रीन पर अनुबंध की ओर इशारा किया। स्टार्स इंडिया एजेंसी केंद्र बिंदु बन गई।
इंस्पेक्टर अशोक ने 3 चरणों का एक मिशन सौंपा। 1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिश्चितता में न रहें, जल्द से जल्द सभी पीड़ितों की पहचान की जाए। 2. रवि से पूछताछ को और गहरा किया जाए। 3. यह पता लगाने के लिए कि इस नकली कंपनी के पीछे कौन है। साइबर टीम को जल्दी से काम पर लगाया जाए। साइबर टीम तुरंत काम पर जुट गई। कंप्यूटर की एक पंक्ति के साथ एक कमरे में स्क्रीनें सुंदर दिखने वाली वेबसाइटें दिखा रही थीं, सोशल मीडिया पर नौकरियों की भर्ती और झूठे वादों से भरी ऑनलाइन चैट। सब कुछ सतही तौर पर विश्वसनीय लग रहा था, लेकिन साइबर विश्लेषकों की नज़रें ऐसी चालों से अच्छी तरह वाकिफ थीं। उन्होंने वेबसाइटों के पीछे कोडों की जांच की, सर्वर की जानकारी को खंगाला और विज्ञापन पोस्ट करने वाले खातों के आईपी पते को ट्रैक किया। परिणाम भयानक थे। अधिकांश पोस्ट वास्तव में मलेशिया से आ रहे थे, लेकिन अनजाने पैटर्न भी थे। कुछ आईपी पते वापस हाजीपुर और कोच्चि तक ले गए। एक विश्लेषक धीरे से बड़बड़ाया, लगभग अपने आप से बात कर रहा था। इसका मतलब है कि वे न केवल विदेशों में काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमारे देश में भी नेटवर्क दफनाया है। उस खोज ने कमरे में तनाव का माहौल बना दिया। इंस्पेक्टर अशोक ने गंभीर चेहरे के साथ रिपोर्ट स्वीकार की। उन्होंने कुछ बार टेबल पर टैप किया, फिर कहा, अगर यह सच है कि यह नेटवर्क हाजीपुर और कोच्चि में काम कर रहा है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। देर के हर मिनट का मतलब नए शिकार हो सकता है। उसी समय रवि को फिर से पूछताछ के लिए लाया गया। उसका चेहरा अभी भी फीका पड़ा हुआ था, ठंडा पसीना उसकी भौहों पर टपक रहा था। पहले तो उसने बार बार यही कहा कि उसे केवल डिलीवरी के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन जब पूछताछकर्ताओं ने लगातार दबाव डाला, तो उसने पहले छुपाई गई कुछ जानकारी देनी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, उसने दबी आवाज में कहा, लेकिन मुझे उसकी आवाज याद है। कर्कश, दक्षिणी उच्चारण। उसने मुझसे कहा कि मुझे बस नाव को सीमा के पास ड्राइव करना है और एक छोटी नाव पदभार संभालेगी। छोटी जानकारी ने पूछताछकर्ताओं को एक दूसरे की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। यह अब एक अज्ञानी मछुआरे की कहानी नहीं थी। एक स्पष्ट समन्वय था। एक निर्धारित बैठक स्थल, नई दिल्ली में। बैठक दोपहर तक जारी रही। अंतिम निष्कर्ष स्पष्ट था। हर पहलू से इस मामले की जांच के लिए पूरे अधिकार के साथ एक विशेष टीम की आवश्यकता थी, डिजिटल और फील्ड दोनों। आदेश सीधे नीचे दिए गए थे। उस दिन से राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने स्टार्स इंडिया के पीछे के मानव तस्करी नेटवर्क को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया। रात नई दिल्ली के ऊपर आ गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो के परिसर में रोशनी अभी भी जल रही थी। एक संकेत है कि जांच बस शुरू हो रही थी। इसमें शामिल सभी लोग जानते थे कि आगे की सड़क लंबी और खतरनाक होगी, लेकिन सच्चाई को उजागर करना होगा। कोच्चि से झकझोर देने वाली खबर के बाद एक आदमी जो उन्हें मदद कर सके, अधिकारियों ने कुछ जानकारी देनी शुरू कर दी। कई दिनों बाद हाजीपुर में एक स्तब्ध करने वाली खबर आई। एक पतला, कमजोर आदमी, उसका चेहरा फीका पड़ गया और अनिश्चित रूप से चल रहा था, स्थानीय पुलिस स्टेशन में चला गया। उसके कपड़े गंदे थे, उसकी आंखें खाली थीं और उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने अपना परिचय दिया था। मैं रोहन, उसने दबी आवाज में कहा। मैं उनके नियंत्रण में था और मैं भागने में कामयाब रहा। अधिकारी यह सुनकर अवाक रह गए। रोहन एक जीवित गवाह था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उसे तुरंत सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित कमरे में ले जाया गया, जहां पूछताछकर्ता और मनोवैज्ञानिक उपस्थित थे। तेज रोशनी में रोहन का चेहरा थका हुआ लग रहा था। हर बार जब उसने बात की तो उसकी आवाज टूट गई, जैसे कि उल्लिखित प्रत्येक स्मृति ने उसके दिल को फिर से छेड़ा। उन्होंने बताया कि उन्हें विदेश में अच्छे वेतन के साथ नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन जब वे हाजीपुर पहुंचे तो सब कुछ बदल गया। शो का मंचन होने वाला नहीं था। हम एक छोटे से घर में फंस गए थे और फिर रात में हम चुपचाप एक छोटी नाव में ले जाया गए। वहां से हमें याहोर, मलेशिया ले जाया गया। वास्तविकता कड़वी थी। रोहन ने खिड़कियों के बिना एक गोदाम जैसी इमारत का वर्णन किया। दरवाजे दृढ़ता से बंद थे और चारों ओर कांटेदार तार थे। अंदर दर्जनों लोगों को छोटे कमरों में पैक किया गया था। उन्हें घंटों कंप्यूटर और फोन के सामने बैठने और ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया गया। अगर किसी ने विरोध किया तो उन्हें पीटा गया। उसने कहा, उसके हाथ कांप रहे थे। अगर कोई बीमार पड़ा तो उन्हें दवा नहीं मिली। मैंने कई दिनों तक अपने रूममेट धीरज को आग की तरह तपते हुए देखा। हम दवा के लिए भीख मांगते रहे, लेकिन उन्होंने बस हम पर हंसा। यहां तक कि एक सुबह धीरज अब नहीं उठा। उसके शरीर को घसीटकर बाहर ले जाया गया और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। आंसू रोहन के चेहरे पर बह गए।
पूछताछ कक्ष शांत हो गया। कुछ पूछताछकर्ताओं ने अपनी नजरें झुका लीं, अपनी भावनाओं को दबा रहे थे। रोहन ने आगे कहा, वे जानते थे कि अगर वह वहां रहा तो उसकी किस्मत अलग नहीं होगी। एक रात जब कुछ गार्ड नशे में थे और सो रहे थे, उसने पीछे के कांटेदार तारों में एक छोटा सा फ्रैक्चर देखा। उसने अपने सभी जोर को रेंगने के लिए इस्तेमाल किया, अपनी बाहों पर घावों की परवाह किए बिना। वह मुड़कर नहीं देखता हुआ भागा, झाड़ियों में छिप गया और फिर एक नाव से हाजीपुर वापस आ गया। अपनी पुरानी जैकेट से उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला। यह स्मृति से खींची गई पेंसिल लाइनों से भरा था। मैंने इसे अपनी याददाश्त से बनाया, उसने दबी आवाज में कहा। तस्वीर ने छोटी कोठरियों, गार्ड क्वार्टर, कांटेदार दरवाजों और पास के एक पुराने ऑटोमोबाइल मरम्मत की साधारण योजना दिखाई। मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन उस जगह को याद रखने के लिए पर्याप्त है। कागज के ऊपर रोहन ने 2 नाम लिखे। मैंने गार्ड को इन दोनों नामों के बारे में अक्सर बात करते सुना। उन्होंने समझाया, पहला नाम है आनंद। उसने कहा कि वह एक ऊंचा, पतला और ठंडी आंखों वाला भारतीय है। वह हम पर नियंत्रण रखता था। उसने एक पल के लिए रुककर अपना सिर झुकाया। और दूसरा, हर कोई उसे दातो कहता था। असली नाम रशीद इस्कंदर है। वह मलेशियाई है। मैंने कभी उसका चेहरा सीधे नहीं देखा, बस उसकी गहरी आवाज सुनी, लेकिन उसका नाम सुनते ही सब डर जाते थे। पूछताछकर्ताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। आनंद और रशीद महत्वपूर्ण सुराग बन गए। इंस्पेक्टर अशोक ने कागज पर पड़ी कुरूप योजना को देखते हुए तनावपूर्ण चेहरे के साथ रिपोर्ट स्वीकार की और धीरे से कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। हमारे पास एक जीवित गवाह है और हमारे पास एक दिशा है, लेकिन उन कांटेदार तारों के पीछे कई लोग हो सकते हैं जो अभी भी भागने में सक्षम नहीं हैं। उस रात का वातावरण सम्मेलन से बदल गया। अब और नहीं केवल नेटवर्क को तोड़ने के बारे में, लेकिन एक नया, अधिक जरूरी लक्ष्य था। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी जान बचाना। रोहन द्वारा खींची गई, हाथ से खींची गई योजना, भले ही अस्पष्ट और अपूर्ण हो, अब भी उनके लिए उम्मीद की किरण बन गई, जो अभी भी अंधेरे में छूटे हुए हैं। नई दिल्ली में पूछताछ कक्ष से एक नया दृढ़ संकल्प उभरा। जांच न केवल अपराधियों का पीछा करने के बारे में है, यह बचाव मिशन भी है। रोहन की गवाही ने हाजीपुर में पूछताछ कक्ष को हिला दिया था। ऑपरेशन की दिशा पूरी तरह से बदल गई थी। केवल रोजगार अनुबंध और एक गवाह का बयान पर्याप्त नहीं था। उन्हें हाजीपुर में नेटवर्क के लिए एक दरवाजा चाहिए था। सभी ध्यान एक नाम पर केंद्रित हो गए। विराज, एक फिसलन आदमी होने के लिए कुख्यात। वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया। उसका फोन नंबर ही एक ऑनलाइन विज्ञापन पर दिखा। केवल एक भेसी विराज को प्राप्त करने का मौका होगा। इंस्पेक्टर अशोक ने कमरे के चारों ओर गंभीरता से देखा। हमें एक डिकॉय चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर विराज को भरोसा हो। कौन करेगा? एक युवा महिला खड़ी हो गई। आयशा, 27 वर्ष की, एक महिला अधिकारी जो अंडरकवर ऑपरेशंस के लिए परिचित है। उसका चेहरा सरल था, उसकी आवाज कोमल, और वह आसानी से स्थानीय उच्चारणों की नकल कर सकती थी। मैं उपलब्ध हूं, उसने कहा। मैं नौकरी की तलाश करने के लिए आई हुई एक ग्रामीण लड़की बनूंगी। विराज जैसे किसी पर भरोसा करने की अधिक संभावना है। अशोक ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा। याद रखें, आयशा, हर शब्द एक हथियार या एक जाल हो सकता है। आप अकेली नहीं हैं, लेकिन अग्रिम पंक्ति आपके हाथों में है। उस रात आयशा ने तैयारी की। उसने अपने बालों को ढीली चोटी में बांध लिया। कपड़े साधारण थे, एक पुरानी टी शर्ट और लंबी पैंट। उसने स्थानीय उच्चारणों के साथ बात करने का अभ्यास किया, यहां तक कि शर्मीली दिखने के लिए अपनी नजरें झुका लीं। सब कुछ तैयार होने पर उसने उस फोन नंबर पर फोन किया जिसे टीम मॉनिटर कर रही थी। लाइन में बज हो रहा था और फिर रिसीवर से एक गहरा स्वर आ रहा था। नमस्ते, क्या आप विराज के साथ हाजीपुर में काम करने जा रहे हैं? आयशा ने गहरी सांस ली और एक भोली आवाज में जवाब दिया, हाँ सर, मैं बस अपने माता पिता के लिए कुछ पैसे कमाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि काम आसान है और मैं बहुत सारे पैसे घर भेज सकती हूं। विराज थोड़ी हंसा। हाँ छोटी, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत से लोग पहले से ही अमीर हो चुके हैं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि क्या तुम गंभीर हो। उसकी बातों ने आयशा को रोक दिया। वह जानती थी कि यह एक इम्तिहान है। मैं गंभीर हूं सर, मैं थोड़ा गा भी सकती हूं, भले ही मेरी आवाज थोड़ी देहाती हो, लेकिन यह ईमानदार काम हो। उसने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई। विराज कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, तुम कहां से हो? मैं पालघर से हूं। आयशा ने उस झूठी कहानी के अनुसार दृढ़ता से जवाब दिया जिसे उसने याद किया था। थोड़ी देर की खामोशी थी,
फिर विराज की आवाज अधिक दोस्ताना लग रही थी। अच्छा, कल दोपहर में हम मिलेंगे। हाजीपुर शहर में एक छोटी सी कॉफी की दुकान है। अकेले आओ, किसी को साथ लाने की जरूरत नहीं है। टीम द्वारा पूरी बातचीत रिकॉर्ड की गई। नियंत्रण कक्ष से सुन रहे इंस्पेक्टर अशोक ने संक्षेप में कहा, उसने हुक निगल लिया है। पूरी निगरानी टीम तैयार करो। अगली सुबह हाजीपुर में आसमान भारी बादल से ढका हुआ था। मुख्य सड़क के पास एक साधारण कॉफी की दुकान पर आयशा कमरे के कोने में बैठी हुई थी। उसके सामने एक कप कॉफी पड़ी थी। गोद में रखे उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी एक डरी हुई मुस्कान से ढका हुआ था। जल्द ही एक आदमी अंदर चला गया। मध्यम कद का, चिकने बाल, एक पतली शर्ट पहने हुए। उसकी मुस्कान मित्रवत थी, लेकिन उसकी नजरें पैनी थीं। विराज, क्या तुम आयशा हो? उसने पूछते हुए कहा। बैठ गया। हाँ सर, आयशा ने धीरे से जवाब दिया। विराज ने उसे सिर से पैर तक देखा, जैसे वह यह आंक रहा हो कि यह युवा महिला काफी विश्वसनीय है या नहीं। फिर उसने बात करनी शुरू कर दी, न कि अत्यधिक वादों के साथ, बल्कि एक ऐसी कहानी जो बारीकी से बुनी गई थी। क्या तुम रीना को जानती हो? वह भी देहात से है, मेरी तरह। वह अब 3 महीने से यहां है और वह घर पर दसियों हजार रुपए भेजती है। क्या तुम उस तरह होना चाहोगी? ऐसा कहते हुए वह आगे झुका। आयशा ने अपनी नजरें झुका लीं, अपने आश्चर्य का ढोंग किया। अगर ऐसा सच है तो मैं ऐसा करना पसंद करूंगी सर। मुझे क्या करना होगा? विराज ने मुस्कुरा दिया। आसान, तुम्हें बस मुझे अपने कागजात और तस्वीरें देनी हैं, और फिर आज रात तुम्हें मेरे साथ आना है। कुछ और लोग घर पर इंतजार कर रहे हैं। आप कल या परसों तक काम करना शुरू कर सकते हैं। हर शब्द को आयशा की शर्ट पर मौजूद छोटे से माइक्रोफोन द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। कॉफी की दुकान के बाहर निगरानी टीम ने सांस रोककर हर विवरण को नोट किया। बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। विराज आश्वस्त लग रहा था और उसने उठकर देखा। उसने अपना फोन उठाया और एक अनजान नंबर पर एक छोटा सा संदेश भेजा। आयशा को एक झलक देखने को मिली। नया सामान तैयार है, आज रात। संदेश इतना था, सभी जो अनुसरण कर रहे थे उनके दिलों को दौड़ने के लिए पर्याप्त है। विराज उठ खड़ा हुआ, आयशा के कंधे पर थप्पड़ मारा। देर मत करना छोटी, आज रात तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। उसने स्थिर भाव से कॉफी की दुकान छोड़ दी। अनजान की दर्जनों आंखें उसे देख रही हैं। नियंत्रण कक्ष में इंस्पेक्टर अशोक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका पालन करो, उसे नजर से न हटने दो। आज रात हमें पता चल जाएगा कि कौन पर्दे के पीछे दुबका हुआ है। ऑपरेशन सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया था। चारा निगल लिया गया था और जाल कसना शुरू हो गया था। उस दोपहर कॉफी की दुकान छोड़ने के बाद विराज ने एक सुखद टहल का आनंद लिया। उसने समय समय पर अपनी नजर अपने फोन पर डाली, अपनी उंगलियों को तेजी से संदेशों में टैप किया। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि एक जोड़ी छायाएं हर कदम का पालन कर रही हैं। 2 सादे कपड़ों वाले अधिकारी पीछे से उनका पीछा करते थे, जबकि पुलिस की एक अनिमार्का कार विपरीत सड़क पर धीरे धीरे चलती थी। सभी संचार हेडफोन के माध्यम से नियंत्रण कक्ष से जुड़े थे। इंस्पेक्टर अशोक स्वयं ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे। लक्ष्य एक लॉज की ओर बढ़ रहा है, सभी यूनिट तैयार रहें। एक अधिकारी की आवाज रेडियो पर सुनाई दी। विराज एक संकरी गली में चला गया। एक पुराने लॉज के सामने रुक गया। फीकी दीवारों और लकड़ी के दरवाजों में दरार आ रही थी। जैसे ही उसने उन्हें खोला, 2 जवान आदमी उसे नमस्कार करने बाहर निकले। उनके चेहरे सख्त और संदेहास्पद थे। उनमें से एक काले रंग का एक बैग पकड़े हुए था। तीनों एक साबिलान के साथ ही कमरे में चले गए, जो हॉल के अंत में था। लक्ष्य अंदर है, 2 और लोग हैं, निगरानी अधिकारी ने बताया। अशोक ने संकेत दिया, किसी भी गतिविधि तक इंतजार करो, अभी अंदर मत जाओ। कई मिनट बाद खिड़की से आवाजें आ रही थीं। कागजात तैयार हैं, आज रात नाव रवाना हो रही है, नया सामान आ रहा है। बस इतना काफी था। अशोक ने अपना हाथ उठाया। ऑपरेशन शुरू करो। दरवाजा जोर से ठोका गया। पुलिस, मत हिलना। तत्काल भ्रम फैल गया। विराज ने अपने लैपटॉप को मेज पर फेंका, उसे बंद करने और उसे फर्श पर फेंकने की कोशिश कर रहा था। इस बीच एक साथी ने एक चाकू निकाला, जबकि दूसरे ने कागजात से भरे एक बैग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी तेजी से आगे बढ़े। 2 अधिकारियों ने चाकू पकड़ने वाले आदमी को पकड़ लिया। एक और अधिकारी विराज के एक साथी के हाथ से बैग छीनने में सफल रहा। विराज खुद खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक मजबूत हाथ ने उसके कॉलर को पकड़ लिया और उसे दीवार से टकरा दिया। तत्काल उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। कुछ ही सेकंड में उस छोटे से कमरे पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया था। तीनों आदमी फर्श पर लेटे थे। उनके हाथों में हथकड़ी थी
उनके चेहरे फीके पड़े हुए थे और गुस्से से भरे हुए थे। खोज शुरू हुई। परिणाम ने सभी अधिकारियों को कुछ पलों के लिए चुप कर दिया। बिस्तर के नीचे 3 लैपटॉप थे। एक स्क्रीन पर अभी भी एक ईमेल खुला हुआ था, जिसका शीर्षक था आज रात शिपमेंट। मेज पर दर्जनों सिम कार्ड बिखरे पड़े थे, कुछ अभी भी उनके पैकेज में हैं। 2 और फोन थे, जिनमें सैकड़ों संपर्कों के नाम सहेजे गए थे। अधिकांश छोटे नाम और संख्यात्मक कोड थे। अलमारी में अधिकारियों को कई मोटे लिफाफे मिले, जिनमें रुपए और मलेशियाई रिंगित दोनों में नकदी थी। एक काले बैग में, जिसे उन्होंने जब्त किया था, लेन देन के रिकॉर्ड, नाम, राशि और नोट्स थे, चाहे भुगतान किया गया हो या नाव का इंतजार किया गया हो। एक आईटी विश्लेषक ने जल्दी से लैपटॉप खोल दिया, जो अभी भी चालू था। अधिकारी, यहां से विदेश में भेजे गए ईमेल हैं, सिंगापुर और याहोर में। प्रेषक विराज है। प्राप्तकर्ता लिंडा नामक एक संक्षिप्त खाता है। नाम कमरे में सभी के दिमाग में गहराई से बैठ गया। लिंडा? अशोक ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें पतली हो रही थीं। पूछताछ कक्ष में विराज एक कुर्सी पर बंधा बैठा था। उसके हाथों में हथकड़ी थी। उसका चेहरा सख्त था। उसके होठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। तुम क्या सोचती हो कि तुम जीत गई हो? उसने चुनौती देने वाली आवाज में कहा। मैं सिर्फ एक छोटा व्यक्ति हूं। मेरे बिना भी नावें अभी भी रवाना होंगी। मेरे मालिक आपसे बहुत बड़े हैं। पूछताछ अधिकारियों ने उसके सामने सबूत रखे। लैपटॉप, सिम कार्ड, वित्तीय रिकॉर्ड। विराज बस हंसा। यह सब कुछ भी नहीं है। कोई और कल काम करना जारी रखेगा। आप इसे कभी नहीं रोक सकते। भले ही उसकी आवाज अजेय थी, विराज की आंखें घबराहट से झपक रही थीं जब पूछताछ अधिकारियों ने एक नाम लिया। लिंडा? वह कौन है? विराज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना चेहरा घुमा लिया। अशोक, जो एकतरफा दर्पण के पीछे से देख रहा था, ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि विराज अभी बात नहीं करेगा, लेकिन पाया गया ईमेल पर्याप्त था। लिंडा का नाम एक नया दरवाजा था, जिसे खोलने की आवश्यकता थी। उस रात हाजीपुर में पुराना लॉज एक मानव तस्करी के गिरोह के पतन का गवाह बन गया। बाहर से इमारत शांत और जीर्ण शीर्ण लग रही थी, लेकिन अंदर टीम को आगे बढ़ने की कुंजी मिली थी। लिंडा, वह चाहे जो भी हो, अब अगला लक्ष्य बन गई, और डिजिटल निशान और लेन देन के रिकॉर्ड के साथ सब कुछ हाजीपुर की ओर इशारा कर रहा था। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक बात निश्चित थी, जाल फेंक दिया गया था और अगला घेरा आकार लेना शुरू हो गया था। पूछताछ कक्ष में विराज एक कुर्सी पर झुका हुआ बैठा था। उसकी कलाई अभी भी हथकड़ी से बंधी हुई थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन अभी भी होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। उससे कई घंटों तक पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके जवाब लगातार चकमा देने वाले थे। मैं सिर्फ एक छोटा मध्यस्थ हूं, उसने एक तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। मेरे बिना नावें अभी भी रवाना होंगी। मेरे मालिक आपसे बहुत बड़े हैं। एक पूछताछ अधिकारी ने सबूत उसके सामने रखे। जब्त किया गया लैपटॉप, ढेर सारे सिम कार्ड और नकदी के लिफाफे। यदि आप केवल एक छोटा व्यक्ति हैं, तो सभी सबूत आपके पास क्यों हैं? और लिंडा कौन है जिसे आप ईमेल भेज रहे थे? थोड़ी देर के लिए विराज की मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजरें तेजी से टेबल पर पड़े सबूतों पर पड़ीं, इससे पहले कि वह फिर से अडियल भाव से सीधी देखे। लिंडा सिर्फ एक व्यापारी है, आप उसे कभी नहीं छू पाएंगे। अर्ध स्वीकार्य प्रतिक्रिया एक नया मार्ग बन गई। लिंडा का नाम तुरंत जांच का केंद्र बन गया। नई दिल्ली में साइबर टीम अथक रूप से काम कर रही थी। ईमेल पते और फोन नंबर के आधार पर उसकी पहचान धीरे धीरे खुल रही थी। लिंडा वास्तव में एक 40 वर्षीय महिला, जिसका नाम लिंडा, केन ने कहा, थी। राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार वह एक कपड़े की दुकान चलाती थी, हाजीपुर, महाराष्ट्र में। उनकी तस्वीर में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, साधारण कपड़े और एक खरीदारी की टोकरी दिखाई गई। लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड कभी झूठ नहीं बोलते। उसके खाते में पैसे का प्रवाह उसकी छोटी दुकान के साथ असंगत था। कुछ हस्तांतरण मलेशिया और सिंगापुर से थे, जिनमें व्यापार के लिए बहुत अधिक मात्रा थी। इंस्पेक्टर अशोक ने हाजीपुर के बाजार में लिंडा का चेहरा दिखाने वाली स्क्रीन को देखा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। यह कनेक्शन है जिसकी हमें तलाश है। विराज लिंडा को शिकार भेजता है और लिंडा से उन्हें याहोर भेजा जाता है। अगर हम उसे पकड़ते हैं तो हम इस अंतर्राष्ट्रीय दरवाजे को खोल सकते हैं। लेकिन लिंडा एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। जासूसों की रिपोर्ट के अनुसार वह अपने उच्च विवेक के लिए जानी जाती है। वह शायद ही कभी अपने मूल घर लौटती है। कभी कभी रिश्तेदारों के घर पर रहती है, कभी कभी परित्यक्त ब्लॉक में। वह लगभग हर सप्ताह अपना फोन नंबर बदलती है
और उसके साथ हमेशा एक या दो युवा पुरुष होते हैं, मानो वह जानती हो कि उस पर साये पड़े हैं। टीम को उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हाजीपुर भेजा गया था। अधिकारियों ने मछली विक्रेताओं, बाजार के ग्राहकों या यहां तक कि बंदरगाह पर आराम करने वाले मछुआरों के रूप में कपड़े पहने। दूर से उन्होंने हर सुबह लिंडा को देखा, सादे कपड़े पहने, अन्य व्यापारियों के साथ दोस्ताना तरीके से बात कर रही थी और फिर अपने सामान के साथ घर लौट रही थी। सतही तौर पर कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसके कदम तेज हो गए और वह अक्सर उन छोटी गलियों में गायब हो जाती है जो बाजार और ब्लॉक के बीच जुड़ती हैं। एक सुबह एक अधिकारी ने बताया कि लिंडा स्नेहनुसन रोड पर एक पुराने ब्लॉक में गई थी। रोशनी एक पल के लिए जली, फिर बुझ गई। कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं थी, लेकिन हर बार जब लिंडा वहां जाती, रात में अक्सर एक किराए की वैन सामने खड़ी रहती थी। वैन से 2 या 3 जवान आदमी, उनके चेहरे पीला पड़ गए, छोटे बैग के साथ नीचे आते थे। लिंडा दरवाजे के पास खड़ी रहती, संक्षेप में निर्देश देती और फिर वैन हाजीपुर के छोटे बंदरगाह की ओर चली जाती। उसके बाद निशान समुद्र में खो गए। यह पैटर्न निगरानी के 1 सप्ताह से अधिक समय तक कई बार दोहराया गया था। हर बार जब हाजीपुर से कोई नया माल आता था, लिंडा उसी ब्लॉक में दिखाई देती थी। एक किराए की वैन आती थी और सब कुछ हमेशा बंदरगाह पर खत्म होता था। सभी तस्वीरें और वीडियो इस बात का पुख्ता सबूत थे कि लिंडा मुख्य समन्वयक थी। उस रात इंस्पेक्टर अशोक हाजीपुर में एक गुप्त निगरानी स्थान में बैठे थे। वह अपनी दृष्टि में धुंधली तस्वीरें दिखा रही स्क्रीन देख रहे थे। दूर के कैमरों से लिंडा फिर से दिखाई दी, अपने कान के पास एक फोन पकड़े हुए ब्लॉक के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा गंभीर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पास खतरे के संकेतों की तलाश में भटक रही थीं। कई मिनट बाद एक अजनबी उसके पास आया, एक बड़ा काला यात्रा बैग लेकर। लिंडा ने जल्दी से उससे बैग छीन लिया और बिना कुछ कहे ब्लॉक के अंदर चली गई। अशोक ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि समय आ गया है। लिंडा केन सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, वह हाजीपुर को याहूर से जोड़ने वाला लिंक है, उसने भारीपन से कहा। और वह काला बैग कपड़ों से कहीं अधिक से भरा हो सकता है। हम कल सुबह काम करेंगे, उन्होंने दृढ़ता से टीम से कहा। अगर लिंडा गिरती है तो यह अंधेरा मार्ग खोल दिया जाएगा। बाहर समुद्री हवा नमकीन गंध ला रही थी। हाजीपुर की रात बढ़ती हुई भयानक महसूस हुई, मानो यह कहना हो कि एक महान रहस्य खुलने वाला है। उस रात जब हाजीपुर में हवा भारी थी, ग्रे बादल छाए हुए थे, समुद्री हवा एक नमकीन गंध ला रही थी। एक निगरानी पोस्ट में इंस्पेक्टर अशोक ने अपनी कलाई घड़ी देखी। लगभग 9:00 बज चुके थे। वह समय जब लिंडा केन अक्सर स्नेहनुसन रोड पर पुराने ब्लॉक में दिखाई देती थी। अधिकारी पहले से ही क्षेत्र के चारों ओर तैनात थे, मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवरों, विक्रेताओं या यहां तक कि मछुआरों के रूप में कपड़े पहने जो घाट पर बैठे थे। हर कोई सामान्य होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उनकी नजरें केवल एक व्यक्ति पर टिकी थीं। अंत में एक सफेद सेडान ब्लॉक के सामने रुकी। लिंडा सावधानी से कार से उतरी। उसके साथ 2 युवा पुरुष थे जो अंगरक्षक लग रहे थे। उसकी आंखें तेज थीं, खतरे के संकेतों की तलाश में सड़क को स्कैन कर रही थीं। जब उसे सुरक्षित महसूस हुआ तो वह अपने हाथ में एक काले बैग के साथ ब्लॉक में चली गई। अंदर की रोशनी एक पल के लिए जली, फिर से डिम हो गई। अशोक ने रेडियो के माध्यम से संक्षिप्त आदेश जारी किया, सभी यूनिट तैयार रहें, खिड़की से अंतिम संकेत का इंतजार करें। एक अधिकारी ने लिंडा को एक बैग खोलते हुए देखा। उसने कुछ दस्तावेज निकाले और अंगरक्षकों को दिखाए। कागजों पर नंबर भरे हुए थे, कई लिफाफे और एक छोटा मोबाइल फोन। बस इतना काफी था। अशोक ने वह संकेत दिया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। ब्लॉक का दरवाजा जोर से ठोका गया। लकड़ी के टूटने की आवाज चिल्लाने के साथ मिल गई। पुलिस, मत हिलो। कमरे में तुरंत भ्रम फैल गया। एक अंगरक्षक ने कुर्सी उठा ली और उसे एक अधिकारी पर फेंक दिया। खिड़की के शीशे बिखर गए। दूसरे अंगरक्षक ने एक लोहे की रॉड पकड़ी और उसे गुस्से में घुमाया। पुलिस तेजी से आगे बढ़ी, हमलों को रोक रही थी और अपने विरोधियों को दीवार से टकरा रही थी। संक्षिप्त लड़ाई कुछ ही सेकंड में समाप्त हो गई। दोनों पुरुष फर्श पर बंधे पड़े थे, उनकी कलाई पर कफ लगे हुए थे। लिंडा स्वयं भयभीत नहीं हुई, उसका चेहरा ठंडा रहा, यहां तक कि जब उसने पुलिस को अंदर आते देखा तो एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने बैग में कुछ छिपाने की कोशिश की। उसका हाथ जल्दी से एक लाइटर के लिए पहुंचा, लेकिन एक अधिकारी तेज था। उसने उस आग के उठने से पहले ही उसके हाथ को रोका। लिंडा का बैलेंस बिगड़ गया और वह फर्श पर गिर गई। बैग उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। पहली बार
उसकी शांति भंग हो गई। भले ही उसने तुरंत अपना झबड़ा ऊपर उठाया, अपनी ठंडी नजरों से एक चुनौती जारी रखी। तुरंत सबूतों की जांच की गई। टीम को बैग में असामान्य कागजात मिले। विराट जैसे शिकारों की लंबी सूची नहीं, बल्कि कोड संख्याओं के रूप में लेनदेन के रिकॉर्ड, लाल एक्स के साथ जहाज़ों की समय सारणी और एक शिपिंग रूट मानचित्र जो हाजीपुर को लाहौर से जोड़ता है। और भी झकझोर देने वाला तथ्य यह था कि एक छोटा सा मोबाइल फोन पाया गया था, जिसमें छोटे संक्षिप्त शब्दों के साथ विदेशी फोन नंबरों की एक सूची सहेजी गई थी। इनमें से 2 नाम स्पष्ट रूप से लिखे गए थे, आनंद और रशीद। अशोक ने झुर्रियों वाली भौहों के साथ बैग की ओर देखा। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, यह लाहौर की कुंजी है। ब्लॉक के बाहर माहौल भीड़भाड़ वाला हो गया। आसपास के लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए, फुसफुसाते हुए जब लिंडा को हथकड़ी में बाहर निकाला गया। युवा महिला अभी भी सीधी चल रही थी। उसकी होंठों पर एक दबी मुस्कान थी, मानो वह आश्वस्त हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मुख्यालय में अशोक को पता था कि उन्होंने केवल एक बड़े नेटवर्क का दरवाजा खोला है। काले बैग के सबूतों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि रास्ता हाजीपुर में खत्म नहीं हुआ। लिंडा से लाल धागा लाहौर की ओर, आनंद और रशीद इस्कंदर के ठंडे पंजों की ओर जा रहा था। उस रात स्नेहनुसन रोड एक महत्वपूर्ण कनेक्शन के पतन का गवाह बन गया। लेकिन पर्दे के पीछे टीम को एहसास हुआ कि अगला कदम और भी खतरनाक होगा। पहली बार उन्हें लोगों की जान बचाने और उस अंधेरे जाल को बंद करने के लिए एक विदेशी सीमा पार करनी होगी, जो अभी भी फैल रहा था। हाजीपुर के पुलिस स्टेशन में पूछताछ कक्ष उस रात सामान्य से ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। नियन रोशनी लिंडा केन के चेहरे पर पड़ रही थी, जो हथकड़ी में बैठी थी। 42 साल की यह महिला हैरान करने वाली शांति बनाए हुए थी, यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि वह पूछताछ करने वाले अधिकारियों की तेज निगाहों का आनंद ले रही है। उसके होंठों से दबी मुस्कान कभी नहीं गायब हुई। क्या सोचते हो कि तुम कुछ भी रोक सकते हो? उसने दबी आवाज में कहा। मैं बस एक व्यापारी हूं, कल कोई और काम करना जारी रखेगा। पूछताछ अधिकारी मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि लिंडा चालाक और अनुभवी है। शुरुआती घंटों में उसके हर सवाल का उसने संक्षिप्त में या यहां तक कि पलटकर जवाब दिया। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? वे लोग खुद जाना चाहते थे, है ना? वे खुद हमारे पास आए, है ना? उन ठंडे शब्दों ने नसों को झकझोर दिया। अंत में इंस्पेक्टर अशोक अंदर चले गए। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर के लिए खामोशी से लिंडा की ओर देखा। फिर उन्होंने धीरे से कई तस्वीरें टेबल पर रख दीं। लिंडा एक काला बैग पकड़े हुए, लिंडा एक ब्लॉक के सामने खड़ी है, लिंडा एक अजनबी से कुछ प्राप्त कर रही है। सब कुछ कैमरों और फील्ड निगरानी टीमों द्वारा लिया गया था। क्या आप अभी भी इसे एक संयोग बताने जा रही हैं? उन्होंने सरल शब्दों में पूछा। लिंडा की मुस्कान थोड़ी झिझक गई, लेकिन उसने जल्दी से सामान्य हो गई। वह मेरा नहीं है, मैं बस उसकी देखभाल कर रही थी, उसने जवाब दिया। अशोक ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस छोटे से मोबाइल फोन को उठाया जिसे बैग से जब्त किया गया था, और उसे उसके सामने रख दिया। स्क्रीन रोशन हुई। संपर्कों की एक सूची दिखा रही थी। 2 नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, आनंद और रशीद। पहली बार लिंडा की आंखें बेचैनी से झपकीं। उसने इस खामोशी को कम आवाज में होंसकर दूर करने की कोशिश की। अगर आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। उन लोगों का अच्छा कनेक्शन है, यहां तक कि ऐसे सरकारी अधिकारी भी हैं जो रिश्वत ले रहे हैं। आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की न सोचें। इस वाक्य में एक खामी थी। पूछताछ अधिकारी ने जोर दिया। उस कोड के बारे में पूछ रहे थे जो दस्तावेजों में लिखा था। लिंडा ने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन एक के बाद एक सबूत ने उसे बचने से रोक दिया। लंबी खामोशी दबी आवाज के साथ समाप्त हुई। आनंद, आनंद पराशर। वह एक भारतीय है, लेकिन लाहौर में रहता है। सब कुछ, जहाजों की समय सारणी, सभी पैसे उसके माध्यम से होते हैं। कमरा शांत हो गया। अधिकारी की कलम तेजी से चल रही थी, उस नाम को लिख रही थी। अशोक ने लिंडा को के केम पर देखा, उसका इंतजार कर रहे थे। युवती ने एक नई लाइन निगल ली, फिर आगे कहा, लेकिन आनंद नंबर 1 नहीं है, एक और व्यक्ति है, रशीद इस्कंदर। हर कोई उसे दातो कहता है। अगर वह कुछ कहता है तो मेरे जैसे लोग उसका पालन कर सकते हैं। सभी पैसे, सभी जहाज, सभी लोग उसके हैं। वे शब्द भारी थे। रशीद इस्कंदर का नाम, जो पहले केवल गवाहों से सुनी हुई एक फुसफुसाहट थी, अब सीधे मुख्य समन्वयक के मुंह से बोला गया था। सबूत और स्वीकारोक्ति ने लाल धागे को जोड़ा जो पहले अस्पष्ट था। लिंडा कुर्सी पर पीछे झुक गई, गहरी सांस ली। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैंने इनकार कर दिया
तो मेरे परिवार को चोट पहुंचेगी। आप मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि आप याहोर को छू पाएंगे। वहां की दुनिया बाघों की है। उसकी आंखें ठंडी आंखों से देख रही थीं, और उसकी होंठों से दबी मुस्कान वापस आ गई थी, मानो उसके पास अभी भी कोई ऐसा रहस्य है जो पुलिस को नहीं पता है। अशोक धीरे से उठे। वह जानता था कि लिंडा शायद अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है, लेकिन वे दो नाम पहले ही जांच को अगले चरण में ले जाने के लिए काफी थे। हाजीपुर से अब धागा याहोर की ओर चला गया है और कोई वापसी नहीं है। उस रात अशोक ने नई दिल्ली फोन किया। उसकी आवाज भारी थी, भले ही थकी हुई। हमें मलेशियाई अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा। हमारा लक्ष्य याहोर है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बाहर भारी बारिश घाट पर गिर रही थी। झोपड़ी की छत पर धमाके की आवाज आ रही थी, मानो आसमान एक बड़े तूफान का संकेत दे रहा हो। लिंडा केन से मिली जानकारी के बाद जांच की दिशा स्पष्ट हो गई थी। याहोर अगला निशाना बन गया। आनंद पराशर और रशीद इस्कंदर के नाम अब अफवाहें नहीं रहे, बल्कि ठोस लक्ष्य बन गए। इंस्पेक्टर अशोक ने तुरंत प्रगति रिपोर्ट नई दिल्ली भेजी और कुछ घंटों के भीतर फैसला कर लिया गया। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी को इस अंधेरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए मलेशियाई रॉयल पुलिस पीडीआरएम के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। 2 दिन बाद अशोक एक विशेष टीम के साथ याहोर बारू पहुंचे। रोशनी से रोशन शहर, व्यस्त सड़कों और वाणिज्य से भरे बंदरगाह। उस अराजकता के पीछे अशोक को पता था कि एक अंधेरा रहस्य छुपा हुआ है। एक गुप्त बैठक मलेशियाई पुलिस मुख्यालय में हुई। कमरा मानचित्रों, उपग्रह चित्रों और खुफिया फाइलों से भरा था। पुलिस महानिरीक्षक अमीनुल ने सख्त नजरों से उनका स्वागत किया। 50 के दशक का एक आदमी, वह देखने में भयावह था, लेकिन उसकी नजरों में क्रोध था। रशीद इस्कंदर कोई नया नाम नहीं है, उन्होंने कहा। हम उसे कई सालों से खोज रहे हैं। वह हर बार बचता रहा क्योंकि अदृश्य हाथ उसकी रक्षा कर रहे थे। मैंने 5 साल पहले उसके अड्डे पर छापा मारने की कोशिश करते हुए अपने 2 अधिकारियों को खो दिया। इस बार मैं चूक नहीं करूंगा। उन शब्दों ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। अशोक ने सम्मान से अमीनुल की ओर देखा। वह वही दृढ़ संकल्प, नुकसान का वही दर्द और न्याय पाने की वही इच्छा महसूस कर रहे थे। संयुक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आनंद पराशर मार्ग और नकली दस्तावेजों का प्रबंधक है, जबकि रशीद इस्कंदर बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसका मुख्यालय याहोर के बाहरी इलाके में एक शानदार विला में है। लेकिन रशीद तक पहुंचने से पहले एक प्रमुख बिंदु है। छोटे घाट के पास एक गोदाम, वह स्थान जहां पीड़ितों को समुद्र के रास्ते भेजे जाने से पहले कैद किया जाता है। वह गोदाम अभियान का दिल है। अमीनुल ने उठकर एक मानचित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां लोगों को सामान की तरह कैद किया जाता है। अगर हम वहां धावा बोलने में सफल होते हैं तो हम न केवल पीड़ितों को बचाएंगे, बल्कि हम रशीद के मुख्य मार्ग को भी काट देंगे। अशोक ने सहमति व्यक्त की, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह रहस्य लीक न हो जाए। अगर जरा सी भी खबर लीक होती है तो अंदर के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। चर्चा लंबी चली। न केवल यह कि कौन किस दरवाजे से जाएगा, बल्कि यह भी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑपरेशन को कोई भी नहीं जान पाए। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि वे अचानक कार्रवाई करेंगे। कोई सायरन नहीं बजेगा और कोई आधिकारिक प्रतीक नहीं दिखाई देगा। सारा संचार केवल एन्क्रिप्टेड रेडियो के माध्यम से होगा। अमीनुल ने कहा, हमने एक विशेष समुद्री टीम तैयार की है। वे ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाव को घाट से बाहर निकलने से रोकेंगे। अगर रशीद समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। उस रात ब्रीफिंग कक्ष में माहौल पिछली अभियानों से अलग था। यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय दांव था। हर कोई जानता था कि एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। अलग होने से पहले अशोक उठ खड़े हुए और सभी सदस्यों की ओर देखा। याद रखें, सबसे बड़ी प्राथमिकता पीड़ितों की जान बचाना है। उन्हें इंसानों का कचरा मत बनने दो। रशीद के बाद हम आनंद और रशीद को संभाल लेंगे। हमने उन्हें लोगों की जान से बहुत समय तक खेलने दिया है। आधी रात के करीब टीम मिलने के स्थान की ओर बढ़ी। कारें याहोर की शांत सड़कों पर हेडलाइट्स बंद करके दौड़ रही थीं। रात की समुद्री हवा नम और गर्म थी और दूर से छोटा घाट शांत लग रहा था। केवल कुछ तेल लैंप की मंद रोशनी चमक रही थी। घाट पर मलेशियाई नौसेना संचालन टीम रबर की नाव के साथ तैयार थी। दूसरी ओर भारतीय पुलिस की एक अंडरकवर टीम ने चुपचाप बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए डॉक कर्मचारियों का काम संभाला था। सब कुछ चुपचाप हो रहा था। केवल लहरों के कोमल टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी।
घड़ी में 2 बज रहे थे। हर इकाई को तैनात किया जाए। हम संकेत मिलने पर शुरू करेंगे। रेडियो पर अमीनुल की भारी आवाज सुनाई दी। दूर से गोदाम के सामने टहलते हुए 2 गार्ड की परछाई दिखाई दी। उनमें से एक रुक गया और फोन का जवाब दिया। उनका चेहरा गंभीर लग रहा था। उसकी नजरें पहले से कहीं ज्यादा आसपास भटक रही थीं। अशोक, जो दूर से देख रहा था, को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। शायद रशीद इस आंदोलन के बारे में जानता है, उन्होंने सोचा। लाहौर में उस रात अभी भी शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे न केवल एक संयुक्त शक्ति तैयार थी, ऐसा लग रहा था कि दुश्मन भी इंतजार कर रहा था। लाहौर की सुबह की हवा चिपचिपी और घिनौनी थी। घाट के पास पुराना गोदाम बाहर से शांत लग रहा था, जहां टिमटिमाती रोशनी चमक रही थी, लेकिन जंग लगी टिन की दीवारों के पीछे माहौल शांत नहीं था। एक छोटा सुरक्षा कैमरा दरवाजे के कोने पर लगा हुआ था। गार्ड हथियारों के साथ इधर उधर गश्त कर रहे थे, मानो उन्हें कुछ होने की आशंका हो। दूर से भारतीय और मलेशियाई पुलिस के एक संयुक्त दल ने देखा। इंस्पेक्टर अशोक अपने ईयरपीस को पकड़कर सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। उसके बगल में पुलिस आयुक्त दातो अमीनुल खड़े थे। उनकी नज़र गोदाम पर टिकी हुई थी। उनका चेहरा कठोर था, गुस्से से दांत पीस रहे थे। हम इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने फुसफुसाया। अंत में सिग्नल भेजा गया। पहले से अंदर घुसी अंडरकवर टीम ने इमारत की बिजली काट दी थी। अचानक मध्यम रोशनी चली गई और सिर्फ अंधेरा बचा था। अंदर से एक चौंका देने वाली आवाज सुनाई दी। यह वही संकेत था जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। मुख्य टीम ने जोर से दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस विपरीत पक्ष ने तबाह नहीं किया। कुछ गार्ड लकड़ी के कतवारों के पीछे से तैयार थे। बिजली की चिंगारी की एक फ्लैश ने अंधेरे में खुलासा किया। गोलियों ने टिन की दीवार को भेद दिया। एक उग्र गोलीबारी शुरू हो गई। गन पाउडर की गंध हवा में भर गई। बंदूक की आवाजें अंदर के बंधुआ पीड़ितों की चीखों के साथ मिल गईं। अशोक ने एक दीवार के पीछे छिपकर संकेत दिया। 2 अधिकारियों ने चुपके से एक फ्लैश बैंग ग्रेनेड फेंका। धमाका एक सफेद प्रकाश की रोशनी का कारण बना, जिसने पल भर के लिए हमलावरों को अंधा कर दिया। कुछ ही सेकंड में प्रतिरोध को कुचल दिया गया। कुछ गार्ड असहाय होकर गिर गए, जबकि अन्य ने अपने हाथों को उठाया। अशोक तुरंत अंदर घुस गया। मानव शरीर और पसीने की सड़ी हुई गंध ने उसे लगभग पछाड़ दिया। दरवाजा खुलने पर कई दर्जन लोग जमीन पर दुबके हुए थे। उनके शरीर पतले थे, उनके चेहरे सफेद थे। कुछ लोग पुलिस की वर्दी को देखते ही रोने लगे। कुछ लोग रेंग कर आए, एक कर्कश आवाज में भीख मांगते हुए, कृपया उन्हें हमें फिर से ले जाने मत दीजिए। तैयार मेडिकल टीम पानी और पतले कंबल लेकर अंदर आई। पीड़ितों में से कुछ चलने में सक्षम नहीं थे। उन्हें एक एक करके बाहर निकाला गया। दृश्य आभारी चीखों और राहत भरी चीखों से भरा हुआ था। अशोक ने आंसुओं से सराबोर आंखों से उनकी ओर देखा। उनका दिमाग उन 33 जीवन के बारे में सोचने लगा जो पहले छीन लिए गए थे। कम से कम आज की रात कई जिंदगियां बचाई गईं। फिर पीछे से एक तेज आवाज आई। एक लंबा आदमी अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था, संकरी गलियों से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अशोक तुरंत पीछा करने लगा। दौड़ते हुए अशोक ने उस आदमी का चेहरा देखा, आनंद पराशर। आदमी ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, फिर खुद को एक पीड़ित की तरह कम दिखाने की कोशिश की। अशोक को रोकने के लिए पराशर ने फिर अचानक अपने हाथ उठाए और मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर बढ़ा। हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, उसने रिश्वत देने का प्रयास करते हुए कहा। मुझे बताओ तुम्हें कितना चाहिए। अशोक धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर जोर से पराशर के हाथों को दूर कर दिया। मानव जीवन बेचने के लिए नहीं है। कुछ ही सेकंड में 2 अधिकारी उस पर टूट पड़े और उसे नीचे दबा दिया। उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। पराशर का चेहरा लाल हो गया। वह चीखने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम रशीद को पकड़ पाओगे? वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लाहौर उसका है। गोदाम के ऊपरी तल पर एक छोटा सा कमरा मिला। कंप्यूटर अभी भी चालू था। स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दे रहा था जो अभी भेजा गया था। इस बार यह सिर्फ सबूतों को नष्ट करने का आदेश नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। अगर हिम्मत है तो मेरे विला में आओ। मैंने तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर ली है, रोहन। अशोक ने उस स्क्रीन को लंबे समय तक देखा। उसकी जबड़े कस गए। रशीद इस्कंदर न केवल जानता था कि हम यहां हैं, बल्कि वह खुले तौर पर चुनौती भी दे रहा है। यह भागना नहीं है, बल्कि एक लड़ाई का न्योता है। जब सभी पीड़ितों को बाहर निकाला गया और आनंद को कफों में बाहर निकाल दिया गया, तो गोदाम का वातावरण अभी भी रोने और गन पाउडर की गंध से भर गया था। अशोक बाहर उस इमारत के सामने खड़ा था। उसका सीना तेजी से चल रहा था।
वह लोगों की जान बचाने में सक्षम होने के लिए राहत महसूस कर रहा था, लेकिन उसका क्रोध भी उबल रहा था, क्योंकि रशीद फिर से जाल से बच गया था। आज रात हमने जीत हासिल की, लेकिन असली लड़ाई कल शुरू होगी। दातो अमीनुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अशोक पहाड़ी पर दूर तक फैले हुए विला की दिशा में देख रहा था। वह जानता था कि वहीं उसकी सबसे बड़ी शिकारी शिकार का इंतजार कर रहा है। अशोक अभी तक नहीं जानता था, जब बैनिश की गई कारें याहोर के बाहरी इलाके में धीरे धीरे बढ़ रही थीं। एक कार में इंस्पेक्टर अशोक खामोश बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, उन चुनौतीपूर्ण संदेशों को याद कर रही थीं जो उन्हें गोदाम में कंप्यूटर पर मिले थे। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे विला में आओ, मैंने तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर ली है। उन शब्दों ने उनके सीने पर जोर डाला। उन्हें यह एहसास कराया कि रशीद इस्कंदर भागने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्हें शिकारी के पास आने का इंतजार कर रहा था। रशीद का विला पहाड़ी पर स्थित था, जो समुद्र का सामना कर रहा था। दूर से इमारत एक किले से ज्यादा लग रही थी। ऊंची दीवारों पर उलझे हुए विद्युतीकृत तार थे। स्पॉट्स धीरे धीरे घूम रहे थे, जबकि सुरक्षा कैमरे हर कोने में दिखाई दे रहे थे। कई गार्ड कुत्ते परिसर में इधर उधर घूम रहे थे। उनकी भौंकने की आवाज ने समय समय पर रात की शांति को भंग कर दिया था। मलेशियाई पुलिस मुख्यालय में एक संक्षिप्त बैठक हुई। दातो अमीनुल टेढ़े जबड़े के साथ सैटेलाइट मानचित्र की ओर घूर रहे थे। 5 साल पहले मैं लगभग रशीद को पकड़ चुका था, लेकिन मेरे 2 लोग उस रात मारे गए थे। उस विला के अंदर से गोली मार दी गई थी। तब से मैंने कसम खाई है कि मैं बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। आज रात मैं उस वादे को पूरा करूंगा। अशोक ने उनकी ओर देखा। वह उसी भार को महसूस कर रहे थे। हम इसे एक साथ करेंगे, वह फिर से नहीं बचेगा। एक योजना बनाई गई। मुख्य दल विला के सामने के प्रवेश द्वार से बख्तरबंद वाहनों के साथ आएगा, ताकि उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। दूसरी टीम, जिसका नेतृत्व अशोक कर रहे थे, पूरब की ओर से घुसपैठ करेगी। अंधेरे में संकरी चट्टान पर चढ़ाई करेगी। बिजली के तारों को सावधानी से काटना होगा। एक छोटी सी गलती भी अलार्म बजा सकती है। उस रात समुद्री हवाएं तेज थीं, नमकीन गंध ला रही थीं। टीम चुपचाप आगे बढ़ रही थी। गहरे रंग के कपड़े अंधेरे में मिल रहे थे। चट्टान पर हर कदम खतरे से भरा था। फिसलन भरी चट्टानें, चट्टानों पर लहरों का टकराना। अशोक के माथे पर ठंडी हवा के बावजूद ठंडा पसीना टपक रहा था। अंत में वे तारों के नीचे पहुंच गए। एक तकनीशियन ने एक पोर्टेबल उपकरण निकाला और तार को छुआ। एक फड़फड़ाती आवाज आई, उसके बाद थोड़ी चमक आई। बिजली के तारों को डिसेबल कर दिया गया था। अब हम अंदर जा सकते हैं, तकनीशियन ने फुसफुसाया। वे एक एक करके परिसर में चुपके से घुस गए। गार्ड कुत्तों ने तेज भौंकना शुरू कर दिया। उनके बाल खड़े हो गए। टीम ने तुरंत उन्हें ट्रैंक्विलाइजर डॉट से डांट किया, जिससे वे बिना आवाज किए गिर गए। लेकिन छोटी सी भौंकने की आवाज अंदर के गार्डों को जगाने के लिए काफी थी। एक लंबी और खींची हुई सायरन बजी। स्पॉट्स हर दिशा में झपक रहे थे। विला पर लगे बड़े स्पीकरों से एक गहरी आवाज पूरी रात गूंज उठी। यह रशीद की आवाज थी। आपका स्वागत है अशोक, आपका स्वागत है अमीनुल। आप लोग यहां किस लिए आए? मेरे अपने घर के परिसर में मरने के लिए क्या? अशोक ने विला की ओर देखा। रशीद सामने नहीं आया। केवल उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी, जिसने माहौल को और भी डरावना बना दिया, मानो वह शख्स हर जगह हो। अमीनुल ने दांत भींचकर कहा, मैं 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं रशीद। आज रात मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम नहीं बचोगे। बदले में स्पीकर से एक छोटी सी हंसी आई। क्या तुम अभी भी उस बदनामी को बरकरार रखे हुए हो? अच्छी बात है, तो चलो देखें कि कौन बचेगा। अचानक विला का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। कई ताकतवर लोग हाथों में हथियार लिए कतार में बाहर निकले। उनके चेहरे कठोर थे और उनकी गतिविधियां अनुशासित थीं। वे सामान्य गार्ड नहीं थे, बल्कि एक निजी ताकत थे, जिन्हें अपने मालिक की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अशोक ने तुरंत संकेत दिया। टीम तुरंत फैल गई। लग्जरी कारों और परिसर की दीवारों के पीछे कवर की तलाश कर रही थी। उनके हाथों ने कसकर हथियार पकड़े हुए थे और उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। स्पीकर से रशीद की आवाज फिर से आई। उनकी आवाज बहुत शांत लेकिन भेदी थी। मैंने तुम्हारे लिए एक मंच तैयार किया है। यदि हिम्मत है तो आ जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर कदम तुम्हारी जान से जुड़ा है। अशोक ने अमीनुल की ओर देखा और हाँ में सिर हिलाया। पहाड़ी पर विला अब सिर्फ एक शानदार घर नहीं था, यह युद्ध के मैदान में बदल गया था, जो हर किसी को निगलने के लिए तैयार था। विला का परिसर पल भर में अस्त व्यस्त हो गया। ध्वनि प्रदूषण दीवारों से गूंज रहा था और स्पॉटलाइट आंखों में चुभ रहे थे। रशीद की सेना अनुशासित तरीके से फ्रंट दरवाजे से बाहर आई
उनके हाथों में स्वचालित बंदूकें थीं। वे सामान्य गार्ड नहीं थे। उनकी हरकतें तेज थीं, अनुशासित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित। अशोक ने संक्षेप में संकेत दिया, फैलाव और कवर के लिए। उसकी टीम तुरंत इधर उधर फैल गई। कुछ आलीशान कारों के पीछे दुबके हुए थे, अन्य लोग परिसर के खंभों से चिपके हुए थे। पहली बंदूक की आवाज आई, उसके बाद लंबी सीरीज आई। याहोर की अंधेरी रात में बारूद की रोशनी चमक रही थी। दातो अमीनुल ने दाहिने फ्लैंक पर हमले का नेतृत्व किया। गुस्से से भरी उनकी आवाज गूंज रही थी, उन पर दबाव बनाए रखें, उन्हें जगह न दें। साझे बलों ने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। दुश्मन धीरे धीरे वापस विला के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी सेना को तुरंत रोकना पड़ा, क्योंकि जमीन जो उनके आगे थी वह अचानक हिलने लगी थी। विस्फोट की आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद घना काला धुआं फैल गया। विस्फोट से 2 अधिकारी उछल गए, उनके शरीर जोर से जमीन पर गिरे। सौभाग्य से वे मारे नहीं गए, सिर्फ बुरी तरह से घायल हुए थे। माइन, एक अधिकारी ने चीखते हुए कहा। अशोक ने तुरंत संकेत दिया, चिकित्सा दल घायल लोगों को पीछे खींचते हैं, जबकि फॉरवर्ड यूनिट ने दुश्मन पर दबाव बनाए रखना जारी रखा। एक चौंका देने वाला ग्रेनेड फेंक दिया गया। तेज रोशनी से दुश्मनों को दिशाभ्रम हो गया, जिससे विला की सीढ़ियों पर हमला करने वाली टीम को खुलासा हो गया। शोर के साथ बड़ा दरवाजा फाड़ दिया गया, मोटे लकड़ी के बोर्ड टूट गए। अंदर हमला करने वाली टीम ने अविश्वसनीय चुप्पी का सामना किया। गलियारा लंबा था, मुख्य बत्ती बंद थी, इमरजेंसी लाल बत्ती झपक रही थी। दीवारें बड़ी तस्वीरों से भरी हुई थीं, लेकिन कुछ टूट गई थीं। कांच के टुकड़े जमीन पर फैले हुए थे। तभी विला पर लगे स्पीकर से गहरी आवाज आई। ये रशीद की आवाज थी। उसका लहजा शांत लेकिन कठोर था। मेरे घर में आपका स्वागत है। आप बहादुर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? अशोक ने दाएं और बाएं पलटकर आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन साफ तौर पर रशीद पास में नहीं था। वह सब कुछ दूर से नियंत्रित कर रहा था। कुछ ही सेकंड में एक छोटी सी हंसी सुनाई दी, और फिर पूरी गली चमक उठी। सीसीटीवी स्क्रीन के खुलासा के साथ, जिनमें से हर एक पर अलग अलग एंगलों से रिकॉर्ड किए गए सहयोगी दल के कठोर चेहरे। बहुत बढ़िया, रशीद की आवाज फिर सुनाई दी। यहां तक कि आप मुझे लाइव शो भी दे रहे हैं। हर कदम आपकी उंगलियों पर है। दातो अमीनुल ने अपने गुस्से को दबा लिया। बाहर आओ रशीद, दीवारों के पीछे मत छिपो। बदले में केवल एक आवाज मिली। गलियारे के अंत में स्वचालित दरवाजा जोर से बंद हो गया। दल को 2 भागों में बांट दिया गया। अशोक ने दरवाजे को जोर से खटखटाया, लेकिन लोहे का वह दरवाजा नहीं हिला। क्या आपको लगता है कि आप मुझे इतनी आसानी से पकड़ लेंगे? रशीद की आवाज फिर सुनाई दी, अब और भी ठंडी। यह मेरा घर है। आप जो भी कदम उठाएंगे वह मेरे खेल में खेला जाएगा। माहौल और भी डरावना हो गया। 2 अधिकारियों ने साइड के दरवाजों को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने घुंडी को छुआ, उन्हें बिजली का झटका लगा और वो फर्श पर गिर गए। भाग्यवश उनके साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। उसने उन्हें बिजली से ढौंक दिया, एक टैक्सी ने चीखते हुए कहा। अशोक ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेज सांस ली, लेकिन उनकी आंखें दृढ़ता से जल रही थीं। उसे लगता है कि वह हम पर इस खेल से नियंत्रण कर सकता है। हम उसे साबित करेंगे कि वह गलत है। कॉरिडोर में हल्का धुआं आना शुरू हो गया, ईयर वेंट से आता हुआ। रशीद उन्हें अपने सामने लाने से पहले उन्हें सुस्त करने का इरादा रखता है। अशोक ने अमीनुल को देखा, जिनकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। हम आगे बढ़ेंगे, उन्होंने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने जाल मौजूद हैं। आज रात हर चीज का अंत होना चाहिए। हाथ में हथियारों के साथ सहयोगी बलों ने विला के केंद्र की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। सीसीटीवी स्क्रीन के पीछे रशीद इस्कंदर नियंत्रण कक्ष में बैठा था। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसने कैमरे की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, चलो देखते हैं कि आखिर तक कौन बचेगा। धुआं अभी भी विला के गलियारों में घूम रहा था। जब सहयोगी दल ऊपरी मंजिल पर ग्रेट हॉल में पहुंचे, तो क्रिस्टल झूमर इधर उधर हिल रहे थे, झिलमिलाती लाल आपातकालीन रोशनी को दर्शा रहे थे। माहौल शांत था, सिवाय उन अधिकारियों के जो जानते थे कि वे अंत के करीब हैं। तेज सांस लेने की आवाज के हॉल के अंत में दोहरा दरवाजा धीरे धीरे खुला। उस दरवाजे के पीछे रशीद इस्कंदर दिखाई दिए। काले सूट में उनका आकृति अद्भुत लग रहा था। उनकी तेज आंखें उन्हें घूर रही थीं। उनके हाथ में अब शराब का गिलास नहीं, बल्कि एक बंदूक थी। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। शानदार, उन्होंने शांत रूप से कहा। आप लोग इतनी दूर आए हैं, लेकिन मत सोचो कि आप मुझे इतनी आसानी से निकाल लेंगे। यह मेरा घर है, तुम सिर्फ अनचाहे मेहमान हो। सशस्त्र गार्ड, कई लोग रशीद के पीछे से आ रहे थे, जो लोगों की दीवार बना रहे थे। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। गोलियों की आवाजें हॉल में गूंज रही थीं और संगमरमर के खंभे और खिड़की के शीशे बिखर रहे थे।
सहयोगी दल एक बड़ी मेज के पीछे सुरक्षा की तलाश कर रहे थे और व्यवस्थित तरीके से जवाब दे रहे थे। दातो अमीनुल ने बाईं ओर से हमले का नेतृत्व किया। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। रशीद, तुम्हें 5 साल पहले किए गए खून की कीमत चुकानी होगी, उन्होंने चिल्लाया। रशीद के लोग डटकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा फेंके गए धुएं के बम ने उन्हें भ्रमित कर दिया। सफेद धुएं में रशीद के 2 लोग गिर गए और बचे हुए पीछे हट गए। अशोक और अमीनुल ने तुरंत रशीद का पीछा किया। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने रशीद को नियंत्रण कक्ष के केंद्र में खड़े पाया। सीसीटीवी स्क्रीन उनके चारों ओर झपक रही थीं। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। रुको, रशीद, अशोक चिल्लाया, लेकिन रशीद ने नियंत्रण कक्ष पर एक बटन दबाया। अचानक उनके पीछे लोहे के दरवाजे बंद हो गए और टीम कमरे में फंस गई। छत से स्पार्क्स निकलना शुरू हो गए। एक और जाल सक्रिय हो गया था। एक अधिकारी सदमे से गिर गया। उसने इस घर को शतरंज की तरह बनाया है, एक तकनीशियन आतंकित होकर चिल्लाया। रशीद कम आवाज में हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे द्वारा बनाए गए मैदान में मुझे हरा सकते हो? उन्होंने अमीनुल की ओर बंदूक उठाई और गोली चूक गई, जिससे शीशे की स्क्रीन पर प्रहार हुआ। क्रोध से लाल होते हुए अमीनुल ने झपट्टा मारा। यह मेरे आदमियों के लिए है। उन्होंने गोली चलाई और रशीद के हाथ में लगी। रशीद का हथियार गिर गया, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने तुरंत एक चाकू पकड़ा और आगे बढ़े। अब एक करीबी लड़ाई हो रही थी। अशोक ने रशीद को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। चाकू ने लगभग अमीनुल को घायल कर दिया, लेकिन वह मुश्किल से बच पाया। अराजकता में अशोक ने रशीद पर काबू पा लिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। 2 और अधिकारियों ने उन्हें तुरंत पकड़कर जकड़ लिया। रशीद चीख रहा था। उनका चेहरा क्रोध से भर गया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़कर तुम सब कुछ बदल सकते हो? मुझसे बाहर हजारों रशीद हैं और तुम कभी भी यह सब नहीं रोक सकते। अशोक ने उनकी ओर देखा। शायद, लेकिन आज रात तुम उनमें से नहीं रहे। क्षण भर के लिए कमरा शांत हो गया। केवल रेडियो संवाद की आवाज सुनाई दे रही थी कि विला का परिसर सुरक्षित हो गया है। अंत में रशीद फर्श पर धंस गया। हथकड़ियां उसकी कलाई से बंधी हुई थीं। स्पष्ट हार के बावजूद उनकी नजरें अभी भी चुनौती दे रही थीं। दातो अमीनुल हाँफ रहे थे और उनकी आंखें लाल थीं। मैंने 5 साल इंतजार किया है, उन्होंने कहा, और न्याय आ गया है। लेकिन अशोक चुपचाप बड़ी खिड़की से बाहर देख रहे थे। भोर होने लगा था। लाहौर में आसमान गुलाबी था। उन्हें पता था कि भले ही रशीद को पकड़ लिया गया हो, यह अंत नहीं है। बाहर अभी भी नेटवर्क हैं और उन्हें बचाने के लिए अभी भी पीड़ित हैं। यह सिर्फ शुरुआत है, अशोक ने दबी आवाज में कहा। मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई अभी भी खत्म से बहुत दूर है। अमीर विला अब शांत और दयनीय हो गया। रशीद इस्कंदर, महान दातो, ने औपचारिक रूप से अपना सिंहासन खो दिया था। लाहौर में उस खूनी रात के कई महीने बाद कुआलालंपुर में एक अदालत कक्ष दर्शकों से भरा हुआ था। पीड़ितों के परिवार, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कसी हुई सीटों को भर दिया। दोषी के बाड़े में रशीद इस्कंदर शांत बैठे थे। उनका चेहरा शांत था। उनके बगल में आनंद पराशर बेचैनी से चल रहे थे। उनका चेहरा पीला था। न्यायाधीश ने उन अपराधों की एक लंबी सूची पढ़ी, जिसमें मानव तस्करी, झूठी कारावास, शोषण और कई जिंदगियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी शामिल थी। मुकदमे में प्रत्येक शब्द हथौड़े की तरह लग रहा था। हर किसी को याद दिलाता है कि क्या हुआ था। कुछ बचे हुए लोग जो जीवित रहे थे अदालत में आए थे। वे एक साथ बैठे थे, कुछ सिर झुकाए हुए थे और कुछ एक दूसरे को सहारा देने के लिए हाथ पकड़े हुए थे। एक 20 वर्षीय युवा व्यक्ति प्रमाण पत्र देने के लिए खड़ा हुआ। उनकी आवाज कांप रही थी। हमें एक काम करने का वादा किया गया था, लेकिन हमें सिर्फ जंजीरें और भूख मिली। मेरे दोस्त, उनमें से कई इसे नहीं झेल पाए, और आज रात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो और नहीं बोल सकते। हॉल शांत था। केवल पीछे से धीरे से बिलखने की आवाज आ रही थी। पीड़ितों के परिवारों ने घूरती आंखों से देखा। कुछ अपने बच्चों की तस्वीर पकड़े हुए, कुछ अपने दिल में प्रार्थना कर रहे थे। वे जानते थे कि अदालत का न्याय उन लोगों को वापस नहीं ला पाएगा जिनसे वे प्यार करते थे, लेकिन कम से कम इस बात की पुष्टि होगी कि यह अपराध सजा के बिना नहीं होगा। अंत में न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। रशीद इस्कंदर को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आनंद पराशर को कैद की लंबी सजा मिली, साथ ही साथ उन गिरोह के सदस्यों को जिन्हें पकड़ा गया था। जब हथौड़ा चलाया गया तो पूरा कमरा रोने, प्रार्थना और राहत की चीखों से भर गया। अदालत कक्ष के बाहर इंस्पेक्टर अशोक दातो अमीनुल के साथ खड़े थे। उनके चेहरे किसी शानदार जीत का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, केवल कड़वी राहत थी।
33 जीवन लिए गए। अशोक ने दबी आवाज में कहा, कोई भी फैसला उन्हें वापस नहीं ला पाएगा। अमीनुल ने सिर हिलाया और उसकी आवाज भारी थी। सच है, लेकिन यह फैसला भविष्य में कई लोगों को बचा सकता है। और इतने में ही उन्होंने व्यर्थ नहीं किया। एक नर्म दोपहर की धूप धीरे से कुआलालंपुर के आसमान को छू रही थी। रशीद से बचकर आए लोगों ने धीरे धीरे अपना नया जीवन शुरू किया। उनमें से कुछ को स्कूल वापस जाने में मदद मिली और दूसरों को उपयुक्त नौकरियां मिलीं। लेकिन उनके मन में छुपे हुए घाव उन्हें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि स्वतंत्रता कभी आसान नहीं होती। कहानी का एक अध्याय खत्म हो गया, लेकिन उसने मानव तस्करी के बारे में एक नई जागरूकता शुरू की। कानून के मामलों से आगे बढ़कर यह मानव जाति का एक दर्द है जो दुबका रहता है। शानदार नौकरी के वादे, बेहतर जीवन के सपने घातक जाल बन सकते हैं। दूर से आती हुई आवाज ने कहा, कोई भी दौलत, पैसा या मीठे शब्द मानव जीवन के मूल्य के बराबर नहीं है। इस त्रासदी ने हमें सावधान रहने, अपने परिवार और प्रियजनों को सतही तौर पर आकर्षक लगने वाले जाल से बचाने का सिखाया है। न्याय आने में देर लग सकती है, लेकिन इस अपराध के खिलाफ लड़ाई को कभी भी रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर पीड़ित के नंबर के पीछे एक चेहरा है, एक नाम है और एक सपना है जो चकनाचूर हो गया है। रशीद इस्कंदर की कहानी सलाखों के पीछे खत्म हो गई, लेकिन उन 33 जिंदगियों का संदेश जिनका नुकसान हुआ वे जारी रहेगा। इस अपराध को कभी न होने दें। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आसान नौकरी की पेशकशों के साथ उच्च वेतन अक्सर एक जाल से ज्यादा कुछ नहीं होता है, जो पीड़ा और दुख की ओर ले जाता है। आइए हम हमेशा सावधान रहें और अपने परिवारों, संतानों और प्रियजनों को उन लुभावने वादों पर विश्वास न करने की याद दिलाएं जो आपको धोखा देते हैं। जीवन का सम्मान करें, अपना सम्मान करें और अपनी आंखों को बरगलाने वाली चीजों के बदले में कभी भी अपने भविष्य को न बेचें। हम हर कोई अपनी पूरी क्षमता से जीवन जी सके, मेहनत कर सके और एक दूसरे का ध्यान रख सके, ताकि मानव तस्करी के अपराध से दूर रह सकें। मित्रों,